सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ भाई जीतू दादा, कैसे हो? बढ़िया। लग तो नहीं रहे मुझे कुछ कमी खल रही है आपको, कि कुछ ज्यादा बेटर हो सकता था। अभी नहीं लग रहा। हाँ, तो सुनिएगा सारे बच्चे कि कल की क्लास में अपन ने इंपीडेंस पढ़ा था और एडमिटेंस पढ़ा था। ठीक है। इंपीडेंस होता है वो करंट के फ्लो के अंदर जो आपका ऑब्स्टेकल होता है, यानी अवरोध होता है, वही होता है। उसमें तीन पार्ट थे, एक रेजिस्टेंस था, एक कौन सा था, रिएक्टेंस था। ठीक है, रिएक्टेंस के दो पार्ट थे, एक कैपेसिटेंस रिएक्टेंस था और एक इंडक्टेंस रिएक्टेंस था। यानी प्रतिघात, प्रतिघात से धारतीय प्रतिघात और प्रेरणिक प्रतिघात। कोई दिक्कत वाली बात? ये आगे जाके मैं काम में लूंगा भाई, ठीक है ना, इसलिए बताएं ये चीजें। अब एक सेपरेट हेडिंग डालो, रेखिक प्रतिबाधा। हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, रेखिक प्रतिबाधा। रेखिक प्रतिबाधा, प्रतिबाधा, लीनियर इंपीडेंस। हेडिंग डालो सारे बच्चे, लीनियर इंपीडेंस, रेखिक प्रतिबाधा। कि रेखिक प्रतिबाधा क्या होती है, तो ध्यान से ऊपर देखें। जब देखो, अब प्रतिबाधा कहां होगी? जहां करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होगी। अब करंट फ्लो होगी, रेजिस्टेंस है तो वह वोल्टेज ड्रॉप होगा। जैसे कोई प्रतिरोध में धारा जा रही है तो वह वोल्टेज ड्रॉप होगा, नहीं होगा? V इक्वल टू आई इंटू आर। तो यदि मैं धारा और उस वोल्टता के मध्य ग्राफ बनाऊं, किसके मध्य? वो जो धारा आ रही थी और जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, यानी जो वोल्टेज ड्रॉप था उसके बिटवीन में ग्राफ ड्रॉ करूं, तो वो कैसा होना चाहिए? रेखीय हो, लीनियर सरल रेखा के रूप में प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसी प्रतिबाधाएं क्या कहलाएंगी? हमारी लीनियर इंपीडेंस, यानी रेखिक है प्रतिबाधाएं। हेडिंग डाल के लिखो, हिंदी मीडियम वाले सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखो, डबल इन्वर्टेड कॉमा चालू करो। लिखो, वह प्रतिबाधा जिसमें धारा व वोल्टता के मध्य, वह प्रतिबाधा जिसमें धारा व वोल्टता के मध्य, धारा व वोल्टता के मध्य वक्र सरल रेखीय, वक्र सरल रेखीय, वक्र सरल रेखीय प्राप्त हो, प्राप्त हो, नीचे वाली कोमा, रेखिक प्रतिबाधा कहलाती है। रेखिक प्रतिबाधा कहलाती है। रेखिक प्रतिबाधा कहलाती है। अब आपने V इक्वल टू आई आर का ग्राफ पढ़ा है? कैसा होता है? एक सरल स्ट्रेट लाइन पढ़ा ना ओम्स के नियम के अनुसार। तो नीचे एक लाइन लिखो, रेखिक प्रतिबाधा ओम के नियम की पालना करती है। अलग से एरो डाल के लिखना, रेखिक प्रतिबाधा ओम के नियम की पालना करती है। इंग्लिश मीडियम वाला हेडिंग डाल के लिखो, लीनियर इंपीडेंस। और लिखो, इंपीडेंस इन विच, इंपीडेंस इन विच curve between, curve between voltage and current, voltage between current and voltage, curve between voltage and current is straight line, is straight line. That impedance is called,
that impedance is called linear impedance. That impedance is called linear impedance. एग्जाम्पल लिखो, आदर्श संधारित्र, आइडियल कैपेसिटर। और सेकंड डेफिनेशन लिखो, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। आइडियल कैपेसिटर लिख लिया इंग्लिश मीडियम वालों ने, हिंदी मीडियम वालों ने आदर्श संधारित्र। ओम्स वाला नहीं लिखवाया गया तुम्हें इंग्लिश मीडियम वालों को? हाँ, आप तो लिख लिया ना। नीचे इंग्लिश मीडियम वाले एक एरो डाल के पहले लाइन लिखो, लीनियर इंपीडेंस फॉलोज द ओम्स लॉ। लीनियर इंपीडेंस फॉलोज ओम्स लॉ। हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। डालो हेडिंग, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा, बाइलेटरल इंपीडेंस। द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। द्विपार्श्विक प्रतिबाधा, बाइलेटरल इंपीडेंस। अब देखो, द्विव का मतलब होता है दो, पार्श्विक का मतलब दोनों साइड। ध्यान से सुनो पहले, द्विव का मतलब दो, पार्श्विक का मतलब दोनों साइड से पार्श्व। यानी आप करंट किसी भी डायरेक्शन से फ्लो करो, उसके प्रतिरोध के मान में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। ऐसी प्रतिबाधा क्या होगी? द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। मान लो मैंने करंट इधर से फ्लो करी तब भी कोई परिवर्तन नहीं, और मैंने करंट इधर से फ्लो करी तब भी कोई परिवर्तन। यदि ऐसी प्रतिबाधाओं में परिवर्तन आ जाए तो वो क्या होगी? द्विपार्श्विक प्रतिबाधा नहीं होगी। क्लियर? एग्जाम्पल लेके मैं बताता हूं, उससे पहले डेफिनेशन लिख लो एक बार। लिखो, वह प्रतिबाधा, वह प्रतिबाधा जिसमें धारा की दिशा बदलने पर, धारा की दिशा बदलने पर प्रतिबाधा के मान में, प्रतिबाधा के मान में कोई परिवर्तन ना हो, प्रतिबाधा के मान में कोई परिवर्तन ना हो, ऐसी प्रतिबाधा को, ऐसी प्रतिबाधा को ऐसी प्रतिबाधा को द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहते हैं। द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहते हैं। द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहते हैं। एग्जाम्पल लिखो, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, रिएक्टेंस यानी संधारित्र, कुंडली, प्रतिरोध। अब इंग्लिश मीडियम वाला हेडिंग डालो, बाइलेटरल इंपीडेंस, और लिखो इंपीडेंस हुज
हाँ लिखो, इंपिडेंस हुज वैल्यू रिमेन्स सेम, impedance whose value remains same on changing direction of current, एग्जाम्पल लिखो, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और रिएक्टेंस। कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, रिएक्टेंस। अब आ जाओ, थ्योरी को समझते हैं प्रैक्टिकली। एक बार बोर्ड पे देखना सारे बच्चे, डेफिनेशन तुम्हें पता है, तुम्हारी कॉपी में लिखी हुई। क्या कह रही है डेफिनेशन? कि वो प्रतिबाधा, आर प्रतिबाधा के अंदर ही तो आता है, वो प्रतिबाधा जिसमें करंट की डायरेक्शन चेंज करने से उसके आर के मान में कोई परिवर्तन, यानी उसकी वैल्यू सेम रहनी चाहिए। तो एग्जांपल, मैंने ये बैटरी कितने वोल्ट की ली, ये भी कितने वोल्ट की लूंगा भाई साहब, ये करंट कितने, वो 5 एम्पियर, ये करंट कितने की है, कोई बात। आपको पता करंट कहां से कहां फ्लो होती है, प्लस से। करंट मैंने इस डायरेक्शन में दिखाई, इसमें कहा है, दोनों में ही आर की वैल्यू पता करके बताओ जरा। देखो, V इक्वल टू आई, अपने को क्या चाहिए, आर, तो V के नीचे किसका भाग लगा दें, V कितना है, डिवाइड बाई क्या आ गया, 2। क्या इसमें चेंज आएगा, V इक्वल टू आई आर, आपको क्या चाहिए, V अपॉन कितना आएगा, 10 डिवाइड बाई क्या आएगा। ईमानदारी से बताओ, क्या डायरेक्शन चेंज करने से इस आर की वैल्यू पे कोई इफेक्ट आया, नहीं आया। तो प्रतिरोध क्या है, एक बायलेटरल इंपीडेंस, यानी द्विपार्श्विक, इधर से करंट फ्लो बुलाओ, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसे और आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक। ये तो था एक एग्जांपल, उतारना मत अभी। आगे एक मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तुम्हें, डायोड। क्या पढ़ाऊंगा, डायोड। ये डायोड दिख तो रहा छोटा सा, ठीक, पर क्या है, एक बड़ी चिड़िया का नाम है, काफी परेशान करेगा। या नोट डाल के लिखना इस चीज को। अभी के लिए आपने जो 11th 12th का जनरल नॉलेज पढ़ा है ना, मैं केवल उसी पे बात करूं। आपने अभी तक 11th 12th में डायोड का सिंबल कैसे पढ़ा होगा, ये डायोड का पढ़ा कि नहीं पढ़ा, सच बताना। डायोड होता है, इसके इस सिरे को आपके सर ने क्या बोला था, और इस सिरे को एन, मतलब पी सिरा और एन सिरा। ध्यान रखना, यदि करंट आपकी क्या करे, करंट आपकी इस पी वाले साइड से फ्लो करेगी, आपकी करंट, पहले कौन सा सिरा है करंट के लिए, पी वाला, इसे हमने बोला था अग्रे बायस। क्या होता है, अग्रे बायस, जिसे हम फॉरवर्ड बायस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायस भी कहते हैं। क्लियर। यदि एग्जाम्पल के रूप में मैं दूसरी फॉर्म में जाऊं, तो यदि यही सिंबल कुछ इस तरीके से हो, ये वाला सिरा कौन सा है, P, और ये N, और आपकी करंट किस डायरेक्शन में आए रे भैया, इस बार सबसे पहले करंट की डायरेक्शन में कौन आ जाए, N आ जाए, क्योंकि इधर से आ रहे हो, तो पहले कौन सा सिरा आएगा, N। इसे बोलते हैं अपन पश्चे बायस, पश्चे बायस, यानी आपका रिवर्स्ड बायस। मैं बात कर रहा हूं अभी आइडियल की, मैं क्या बात करता हूं, ये दोनों ही क्या है, आदर्श है। क्या है, आदर्श डायोड है।
यदि ये आदर्श डायोड है तो आदर्श डायोड आज से ही याद रख लेना, आदर्श डायोड होगा तो अग्र बायस यानी फॉरवर्ड बायस में वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, सीधे तार से जुड़ जाएगा, रेजिस्टेंस जीरो। बात समझ में घुसी। यदि डायोड का फॉरवर्ड बायस है तो डायोड क्या हो जाएगा, एक सीधे तार से जुड़ जाएगा और वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट बोलेंगे उसे, क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किटेड, क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किटेड। ठीक। यदि आपका डायोड पश्चे बायस में है तो उसको लिए वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन होने का मतलब आपका प्रतिरोध क्या हो गया, इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा। बात समझ में आई कि नहीं। चलो एक काम करो, फटाफट इनको उतारो, फिर आपका इसका एक एग्जांपल और बताते हैं। समझ में आ रहा है ना पक्का, बता देना, हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए। क्यों भाई जीतू दादा। उतार लिया गया रे सभी ने, ऑनलाइन वाले, सोनू चौधरी। इंग्लिश मीडियम वाले इसको डायोड, इसको आइडियल, तो फॉरवर्ड बायस। जिम जाने से क्या आदमी स्वस्थ होता है क्या, योगा भी करता है। यार योगा तो बच्चे बच्चे होने के बाद आदमी को आत्म संतुष्टि चाहिए तब करते हैं। अच्छा। इंसान को पता है पहले भगवान ने क्या करा था, कि इंसान को भगवान को 30 साल की उम्र दी थी, है ना। 30 साल के बाद उम्र बची तो फिर डॉग की उम्र दे दी, फिर ऐसे घोड़ों की उम्र, ये सुना होगा आपने बड़े बुजुर्गों से। तो शादी के बाद जो उम्र चालू होती है वो डॉग वाली उम्र चालू होती है, इसलिए उसमें योगा वगैरह की आवश्यकता पड़ती है। शादी तो हो सर, देखेंगे डॉग वॉग वाली तो है। अरे वाह, जिस तेरे को विश्वास नहीं है कि तेरी शादी पे पूरा तय कर रखी है, करके ही दिखा दे। अरे
रिवर्स बायस लिख लेना इसको। हाँ बताओ भाई। इसके लिए मैं यदि तुमसे इंपिडेंस की वैल्यू पूछूं तो क्या बताओगे तुम? जेड इक्वल्स टू, करंट किधर से जा रही है? पी से। पी किस में हो गया? फॉरवर्ड में। करंट आसानी से सीधे तार से जुड़ जाएगी, तो इसका मतलब जेड बराबर क्या है यहां पे? 0। इसकी बात करें तो इधर से करंट जाएगी, एन सी रहा, एन का मतलब रिवर्स बायस। ये क्या कर जाएगा? ओपन। ओपन कर जाएगा, मतलब इसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट, तो जेड इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो जरा चेक करके बताओ, जैसे ही करंट की डायरेक्शन इधर से इधर हुई, होते ही आपकी इंपेडेंस के मान में क्या आया? चेंज। इसका मतलब ये क्या नहीं है? एक द्विपार्श्विक प्रतिबाधा नहीं है, बायलेटरल इंपेडेंस नहीं है। फटाफट दोनों नीचे उतारो, नीचे एक एरो डाल के लाइन लिख। जीतू दादा क्या हो गया? दादा मत लगाया करो। अरे फील आती है इससे, पागल है क्या? दो चार लोग तो हवा में ही टाइट हो लेते हैं दादा के नाम से। तो तू तेरी दादागिरी सिर्फ मेरे पे ही निकालेगा क्या? मैं तो यार हल्का सा आदमी हूँ यार, इसके साथ लड़ ले तू, देख जिम वाले के साथ। और वैसे बताऊं तुम्हें, जिम वाले जल्दी भगते, दो थप्पड़ पड़ते। कर लेगा? अरे कल मत ट्राई मत मार लेना रे, कहीं पता चले मेरे ही नुकसान है दोनों। चलो, उतार लिया सभी ने ये दोनों? शुभम नहीं उतारा? उतार ले उतार। घर की बात है अपने, तो कहेगा वैसे ही चलेंगे। हिंदी उतार लिया? हिंदी मीडियम वाला नीचे एक एरो डाल के लिखो। लिखो, आदर्श डायोड की अग्र बायस में प्रतिबाधा शून्य। आदर्श डायोड की अग्र बायस में प्रतिबाधा शून्य आदर्श डायोड की अग्र बायस में प्रतिबाधा शून्य तथा पश्च बायस में अनंत होती है। देख तमाशा लकड़ी का। हाँ, नीचे नोट डाल के लिखो, डायोड व ट्रांजिस्टर द्विपार्श्विक प्रतिबाधा नहीं है। तुम्हें नहीं लिखना, शांति रख। अलग से नोट डाल के लिखो, डायोड हाँ जी, लिखो इंग्लिश मीडियम वाले। इंपीडेंस फॉर आइडियल डायोड इन फॉरवर्ड बायस। इंपीडेंस फॉर आइडियल डायोड इन फॉरवर्ड बायस is 0, and impedance for ideal diode
इन रिवर्स बायस। अच्छा हमारा भी बैग लो भाई, बैग लाके दूंगा तुम्हें कल में, छप गए हैं बैग, बैग भी तो लाके देने, थोड़ा प्रचार भी तो करवाएं। एज इनफाइनाइट, हाँ आई कार्ड वगैरह सब, अच्छा वो आपको उसमें चाहिए होता बस वाले में, करो कल बनवा दूंगा, रजिस्टर्ड आई कार्ड बना के दूंगा, मत टेंशन लो। हल्के में ले रहे हो क्या तुम? जीएसटी भरता हूं मैं। हाँ उतार लिया, नीचे एक एग्जांपल लिखो, डायोड, सॉरी नोट डालिए, नॉट डायोड ट्रांजिस्टर आर नॉट बायलेटरल इंपीडेंस। नोट को रिपीट करो, लिखो डायोड, सॉरी ट्रांजिस्टर और डायोड द्विपार्श्विक प्रतिबाधा नहीं है। रिपीट कर, डायोड व ट्रांजिस्टर द्विपार्श्विक प्रतिबाधा नहीं है। अब जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं ना, वो एग्जाम में आएगा ही आएगा 1.5 नंबर वाले क्वेश्चन में, बट एग्जाम से हमें कोई मतलब नहीं है। तुम्हें दो टाइप की, यदि तुमने मेरे पीछे के लेक्चर्स लिए हो तो मैंने तुम्हें दो टाइप की इलेक्ट्रॉनिक्स बताई है तुम्हें, एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ने के लिए पूरा का पूरा किसको ध्यान देना पड़ेगा? इस किरचॉफ दादा को। यदि किरचॉफ दादा नहीं है तो जीतू दादा, अपन भी कोई दादा नहीं है, बात का ध्यान रखना। तो किरचॉफ ये मान के चलना इस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस है। यदि ये नहीं तो मतलब कहीं नहीं, आप कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। किरचॉफ लॉ लग नहीं रहा तो कोई मतलब वाली बात हर जगह क्या है, किरचॉफ लॉ की आएगी, घुमा फिरा के कहां आएगी? किरचॉफ लॉ पे। मैं कंसेप्ट बताऊंगा और फिर कहां लगाऊंगा? किरचॉफ लॉ। तो इससे अच्छा अपन क्या करें, किरचॉफ लॉ को अच्छे से देख ले। तो हेडिंग डालिए ऊपर ही ऊपर, किरचॉफ के नियम। हेडिंग डालो किरचॉफ के नियम। किरचॉफ किरचॉफ के नियम, हेडिंग डालो। किरचॉफ के नियम। अब ऐसा तुम्हें लग रहा होगा कि ये वर्डिंग कैसे लिखी जा रही है, किरचॉफ के जहां वर्ड यूज है इसका मतलब एक तो नहीं है। बात समझ में आ रही है? जैसे ऐसे तुम्हें वर्ड लिया जाए कि किरचॉफ के, यदि एक ही नियम होता तो मैं क्या लिखता? किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के मतलब दो, तो दो भाई हैं। ये किरचॉफ था एक पिताजी, इसने अपने दो बच्चों को जन्म दिया और कहा जब तक इन बच्चों की क्या नहीं होगी, बात नहीं मानी जाएगी, तब तक तुम इस राज्य में नहीं रह सकते। तो बच्चों ने क्या करा, अपना आतंक स्टार्ट किया। आतंक स्टार्ट करने के साथ साथ उनमें क्या थी, कुछ खूबियां भी थी कि उन्होंने कहा कि हमारी खूबियों की पालना करोगे तो तुम्हें आतंक का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो लिखो किरचॉफ के नियम, लिखो किरचॉफ ने परिपथ विश्लेषण के लिए, किरचॉफ ने परिपथ विश्लेषण के लिए दो आधारभूत नियम दिए। किरचॉफ ने परिपथ विश्लेषण के लिए दो आधारभूत नियम दिए। अब उसने कहा कि आपको यदि सर्किट सोल्व करना है ना, तो मैं तुम्हें दो नियम बता रहा हूं, इन नियमों की पालना कर लो, आपका कोई भी सर्किट क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। क्लियर? इसमें पहला नियम लिखो, फर्स्ट लिखो, किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम। अब ध्यान देना, ओब्लिक डाल रहा हूं, ओब्लिक का मतलब ये और जो मैं आगे वाला लिख रहा हूं वो एक ही बात है। इसे किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहा जाता है
और इसे धारा का नियम भी क्या कहा जाता है? इसे धारा का नियम। क्यों कहा जाता है वो मैं बताऊंगा, अभी पेशेंस रखना। धारा का नियम, या इसे हम और बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। ये जो तीनों हेडिंग है ना, ये एक ही है। क्या है? एक ही बात। क्रिचॉफ का नियम प्रथम नियम, ये धारा का नियम, या फिर आवेश संरक्षण का नियम। डालो हेडिंग और फिर स्टेटमेंट लिखवाता है इसका। इंग्लिश मीडियम वाला हेडिंग डालो क्रिचॉफ लॉ। लिखो क्रिचॉफ लॉ के अंदर क्रिचॉफ गेव टू Kirchhoff gave two fundamental laws for circuit analysis. क्या टाइम नहीं कट रहा? याद आ रही है किसी? नहीं यार, जीतू कह रहा है याद आ रही है मेरे को। याद आ रही तो यार तू सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज करके आया कर। लिखो, जस्ट नीचे लाइन लिखो। हाँ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, हेडिंग डालो अलग से, फर्स्ट एक नंबर डालिए। किरचॉफ फर्स्ट लॉ ऑब्लिक करंट लॉ, ऑब्लिक चार्ज कंजर्वेशन लॉ, चार्ज कंजर्वेशन लॉ, और इसके ओब्लिक में डाल के लिखना। इस फर्स्ट को मैं बार बार ऐसे नहीं बोलूंगा क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ, क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ। मैं सिर्फ क्या बोलूंगा? KCL, क्रिचॉफ करंट लॉ। क्या बोलूंगा? क्रिचॉफ करंट लॉ, KCL। ठीक, अब दूसरे को लिखो, सेकंड नंबर। वैसे आपने इन सभी को पढ़ रखा है। क्रिचॉफ सेकंड लॉ, क्रिचॉफ का द्वितीय नियम पढ़ रहे हो ना? अब जैसे यहां धारा का नियम है, आपने 11th 12th क्लास में पढ़ा हो, तो क्रिचॉफ का सेकंड लॉ किसके लिए पढ़ते हैं अपन? वोल्टता के लिए, कि एक निश्चित दिशा में चलते हुए वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? तुमने पढ़ा नहीं पढ़ा? तो दूसरा नियम क्या हो जाएगा? वोल्टताओं का नियम। क्या होगा? वोल्टता का नियम, वोल्टता का नियम। फिर जहां वोल्टता आ गया ना, वहां क्या आ जाएगी? ऊर्जा, या आवेश संरक्षण था, यहां क्या रहेगा? ऊर्जा संरक्षण का नियम। लास्ट एंड फाइनल, मैं इसको बार बार किस काम में लूंगा? KVL, क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ। उतार लो दोनों, और अब पहली हेडिंग डाल देना क्रिचॉफ का प्रथम नियम। तो कई बार क्या होता है, एग्जाम में आता है कि क्रिचॉफ के वोल्टता नियम को समझाइए, तो आप घबराओ मत। या फिर ऐसा है, क्रिचॉफ के ऊर्जा संरक्षण के आधारित नियम को समझाइए। कई बार क्या कंफ्यूज हो जाता है बच्चे, कौन सा पूछा है? तो आपको क्या है कि जो ऊर्जा संरक्षण वाला है वही द्वितीय नियम है, चाहे वोल्टता पूछो। समझ गए मेरी बात? तो तीनों नामों में से कोई भी आए वही है, ये बात बताने के लिए लिखवाया। अब फर्स्ट हेडिंग डाल लो क्रिचॉफ का प्रथम नियम, और ब्रैकेट में लिख दो KCL, क्रिचॉफ करंट लॉ। फर्स्ट तरीके से पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। क्रिचॉफ का प्रथम नियम, और ब्रैकेट में लिखें KCL। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखोगे? क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ, और ब्रैकेट में लिख लो KCL। अब KCL ने क्या कहा? ये बड़ा ही बड़ा बेटा था क्रिचॉफ का। इसने कहा कि मेरे राज्य में
जो आएंगे और जाएंगे वो क्या रहेंगे, बराबर। यानी मेरे राज्य में जितनी धाराएं आएंगी और जाएंगी उन सभी का बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य। क्लियर। ये पहला स्टेटमेंट था उसका, किरचॉफ वाले, कि राज्य में इनकमिंग आउटगोइंग क्या होनी चाहिए, बराबर। राज्य क्या है, एक नोड पॉइंट। तो संधि पे आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, यानी अल्जेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट इज, अल्जेब्रिक सम इज 0। क्लियर। कोई इसमें 30 मार्क वाली बात नहीं, 50 पर गा के बताऊंगा तब भी ये बात रहेगी, चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा तब भी ये बात रही, धीरे धीरे बताऊंगा तब भी। तो छापो पहले, लिखो स्टेटमेंट। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार, डबल इन्वर्टेड कॉमा चालू करना रे, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार डबल इन्वर्टेड कॉमा चालू, परिपथ के किसी संधि बिंदु पर परिपथ के किसी संधि बिंदु पर आने वाली व जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है। आओ, ये मान लो क्या, कोई संधि बिंदु क्या है, नोड पॉइंट, इसमें करंट आ रही है बहुत सारी, ये करंट मान लो क्या है, I1। ये करंट क्या है, I2। ये करंट क्या है, ये क्या है, ये क्या है, I। और ये क्या है, I। अब तुम्हें कोई जरूरी नहीं है कि तुम आने वाली को तो पॉजिटिव लो, ये नोड है इसकी तरफ आ रही है तो इसको पॉजिटिव कंसीडर कर लो, और ये नोड है, नोड से बाहर जाने वाले को नेगेटिव। अथवा या आप क्या कंसीडर कर सकते हो, ये साइन कन्वेंशन है, ये नोड है, इस नोड के अंदर आने वाली करंट को क्या ले रहे हो आप, नेगेटिव, तो बाहर जाने वाली को क्या लोगे, पॉजिटिव। आप ये कोई भी साइन कन्वेंशन यूज कर सकते हो, बट आपको अपन कौन से यूज करेंगे यहां पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ये मैंने इसलिए बताया, ये लोगे तब भी कोई गलत नहीं है, बट अपन क्या लेंगे, ये लेके चले। तो अब तुम बताओ, इस डायग्राम के अनुसार I1 आ रहा है क्या, I2 भी क्या आ रहा है, I3, I4, I5, I6 इक्वल्स टू, यही क्या आपका किरचॉफ का प्रथम में नियम। फटाफट उतार लो भैया, इंग्लिश मीडियम वाले स्टेटमेंट लिखो। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ, और इन्वर्टेड कॉमा चालू करो, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ, लिखो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट नोड पॉइंट इज 0। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट नोड पॉइंट इज 0।
उतार लिया। हिंदी वीडियो वाला नीचे एक लाइन लिखो इसकी, लिखो किरचॉफ के प्रथम नियम के अंतर्गत, किरचॉफ के प्रथम नियम के अंतर्गत धारा का मान ज्ञात किया जाता है। धारा का नियम ज्ञात, सॉरी, धारा का मान ज्ञात किया जाता है। इसीलिए इसे डबल इन्वर्टेड कोमा धारा का नियम डबल इन्वर्टेड कोमा बंद भी कहते हैं। धारा का नियम भी कहते हैं। लिखो इंग्लिश मीडियम वाले, विद द हेल्प ऑफ क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ, with the help of Kirchhoff first law, with the help of Kirchhoff first law, we can find value of current that's why Kirchhoff first law also called current law। बोर्ड पे आ जाओ सर। हम जानते वी नो दैट, धारा क्या होती है? आवेश में परिवर्तन की दर, यानी चार्ज की जो रेट में चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या होगी? करंट, डी क्यू अपॉन डी टी। यदि मैं उन्हीं करंटों की बात करूं जो अपन ने करंट ली थी सारी, जैसे क्या थी वो, क्या थी? I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 माइनस I3 और माइनस I4 प्लस I5 माइनस I इक्वल्स टू, इसको लिखना हो तो मुझे क्या लिखोगे? dq1 अपॉन डी टी प्लस dq2 अपॉन डी टी माइनस dq3 अपॉन डी टी माइनस dq4 अपॉन डी टी और प्लस का dq5 अपॉन डी टी। क्या आप मुझे बताएंगे क्या इसी तरीके से आप क्या लिख दोगे? माइनस का dq अपॉन 6 अपॉन डी टी। जरा चेक करो, ये dt ये टोटल डेरिवेटिव है, सब में क्या है? सेम। तो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो? d बाई डी टी, और क्या लिख दोगे इसे? q1 प्लस q2 माइनस q3 माइनस q4 और प्लस q5 और माइनस का q6 इक्वल्स टू 0। बोलो ऐसे लिख दोगे नहीं लिख दोगे? भाई साहब मैं तुम्हें ऐसे बोलूं कि दोनों तरफ से समाकलन कर दो, दोनों तरफ से समाकलन करने पर, टेकिंग इंटीग्रेशन इन बोथ साइड, तो टोटल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से अवकलन कैंसिल आउट, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल। इधर तो क्या बचा? q1 प्लस q2 माइनस q3 माइनस q4 प्लस का q5 और माइनस का q6, और इधर 0 का करोगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? कांस्टेंट समाकलन है। क्या लिख दिया? कांस्टेंट। इसका मतलब देखो, चार्ज क्या हो रहा है? कंजर्व्ड हो रहा है। आवेश क्या रह रहा है? संरक्षित। इसीलिए इसे क्या कहते हैं?
आवेश संरक्षण का नियम। उतारो, नहीं समझ में आया दोबारा बताते, आराम से पूछ लेना ना। आ जाओ थर्ड ईयर वालों, ऊपर आ जाओ। उतार लिया? नीचे लाइन लिखो, इंग्लिश मीडियम वाले। अकॉर्डिंग टू क्रिचॉफ्स लॉ, अकॉर्डिंग टू क्रिचॉफ्स लॉ, फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड हिंदी मीडियम वाले सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखे। क्रिचॉफ का प्रथम नियम, तुम्हारे सीनियर हैं, पता है क्या तुम्हें? लिखो, क्रिचॉफ के प्रथम नियम, नियमानुसार लिखना, क्रिचॉफ के प्रथम नियमानुसार आवेश संरक्षित रहता है। ये पानी साथ में लेके आते हो क्या आप? अच्छा, इसमें कुछ अलग है? मिक्स फ्रूट जूस, ठीक है। हाँ, मैथ्स की क्लास लेके आ जाओ, और क्लास लेने के बाद वापस यही मिलते हैं इसी शकल सूरत के साथ, आगे की ओर इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रस्थान करेंगे। और संडे की छुट्टी नहीं है इस बार। अरे तुम घबराओ मत, जब छुट्टी दूंगा ना मैं भर के दूंगा। तुम पता है ना, आधा अधूरा काम मत किया करो। एक बात बताओ, अब सुबह सुबह की बात बताता हूँ, चलो 1 मिनट बात कर ही लेते हैं, अब तुम सभी आगे। सुबह जब अपन उठ के जाना होता है, अपन पूरी रात से सोते रहते हैं ना, फिर भी जब अपने को 5:30 उठते हैं, तो अपन क्या सोचते हैं? सिर्फ अपन 2 मिनट और सो ले, 2 मिनट। इससे अच्छा क्या है? आराम से सोना 9 बजे तक, जब सोना है, और उठना है तो उठना है। तो जिस दिन क्लास है उस दिन लो, और बाकी जिस दिन सोना आपकी इच्छा हो ना। ऐसे नहीं है कि जरूरी नहीं है कि मास्टर के भरोसे चले। आप कह दो सिर्फ 7-8 दिन हो गए, ज्यादा क्लास लगी, 1 दिन का आराम करें, कोई फर्क नहीं है ना। तो मिलते हैं बाद की क्लास के, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा अभी पीछे चल रहे हैं अपन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू टाइम के अनुसार। 10 जुलाई को बैच स्टार्ट हो जाना चाहिए था। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।